वैद्यकीय क्षेत्र में अनेकों उपचार पद्धति विकसित हो रही है, लेकिन बीमारी का जड़ से इलाज और पर्सन एज अ होल, इन दो तत्वों पर होम्योपैथी आज अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। इसी के साथ होम्योपैथी के बारे में बड़े पैमाने पर होने वाली जनजागृति की बदौलत साधारण वर्ग से लेकर अभिजात वर्ग तक सभी प्रकार के लोग आज होम्योपैथी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। विश्व भर में आज होम्योपैथी क्षेत्र में माहिर संशोधक अपने संशोधन तथा अनुभव की बदौलत एक और अनेक रोगियों को स्थायी बीमारियों से मुक्त कराकर उन्हें सामान्य तथा स्वस्थ जीवन व्यतीत करने में सहायता कर रहे हैं, तो दूसरी ओर बड़े पैमाने पर होम्योपैथी के बारे में जनजागृति भी कर रहे हैं। होम्योपैथी जगत के ऐसे ही एक शख्सियत मॉडर्न होम्योपैथी के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार माने रोगियों का आत्मविश्वास निर्माण कर उन्हें दुर्लभ बीमारी से निजात दिलाकर एक सुखी सामान्य जीवन की प्राप्ति कराने का उद्देश्य लेकर पिछले 25 वर्षों से अथक संशोधन और रोगियों पर यशस्वी उपचार कर रहे हैं। डॉक्टर विजय कुमार माने इन्होंने अपने वैद्यकीय कार्य की शुरुआत एक लेक्चरर के रूप में की। साथ ही पारंपरिक उपचार पद्धति से चिरकालिक माने जाने वाली बीमारियों पर निरंतर संशोधन कर अपने अनुभव तथा उपचार के माध्यम से मॉडर्न होम्योपैथी की क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इस सामान्य और आसान परंतु दुर्लभ बीमारियों से छुटकारा दिलाने वाली उपचार पद्धति का निर्माण किया। 25 साल पहले कोल्हापुर में बोए हुए इस पौधे का आज पूरे भारत के साथ देश विदेश के रोगियों को लाभ मिल रहा है। मॉडर्न होम्योपैथी की क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की निर्मित डॉक्टर विजय कुमार माने इनके निरंतर संशोधन, इनके अनुभव तथा उपचार के माध्यम से हुई है। दिन ब दिन इसमें नए संशोधन के चलते कैंसर, किडनी फेलियर, लीवर सिरोसिस, मधुमेह, अस्थमा, अस्थि रोग जैसे अनेक चिरकालिक बीमारियों पर डॉक्टर विजय कुमार माने का संशोधन और इसी संशोधन पर आधारित दवाइयों का निर्माण मॉडर्न होम्योपैथी द्वारा किया जाता है। मरीज के लिए आसान ऐसी दवाइयों की किट जिसमें लिक्विड और ग्लोब्यूल्स की निर्मित की जाती है, जिसका संचालन बहुत आसान होता है। नमस्कार, मैं हूं संपदा और आप सभी का स्वागत है हेल्दी एरा विद मॉडर्न होम्योपैथी इस कार्यक्रम में। आज हम किडनी फेलियर इस जटिल बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं और इस पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है डॉक्टर सिमंतिनी नरवणे जी को, जिन्होंने अपना एमडी होम्योपैथी मुंबई से किया है और फिलहाल वो मॉडर्न होम्योपैथी के नागपुर ब्रांच हेड है। मैडम, आपका बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। नमस्कार। और जैसे कि मैंने कहा कि किडनी फेलियर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि किडनी होती क्या है और इसका हमारे शरीर में क्या महत्व है? जी, किडनी फेलियर बहुत ब्रॉड टर्म है, तो किडनी के बारे में ही पहले जान लेंगे। किडनी हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अगर किसी को किडनी की बीमारी होती है तो ये गंभीर बीमारी या मौत का कारण भी बन सकती है। किडनी सामान्यतः हम देखते हैं तो स्त्रियों और पुरुषों में 2 किडनी होती हैं बेसिकली। और अगर उसकी साइज़ के बारे में भी हम बात करते हैं तो किडनी की साइज़ 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, 6 सेंटीमीटर चौड़ी और 4 सेंटीमीटर मोटी होती हैं। किडनी हमारे शरीर में पीठ के पिछले भाग में रहती है। किडनी मनुष्य के शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। किडनी की खराबी एक गंभीर बीमारी या मौत का कारण भी बन सकती है। किडनी की रचना हम जितनी अटपटी है उतनी ही जटिल इसके कार्य होते हैं। इसकी कंपैरिजन हम एक सुपर कंप्यूटर के साथ भी कर सकते हैं। जैसे शरीर, हर कोई चाहता है कि वो सुंदर, स्वच्छ और निरोगी रहे, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? शरीर की स्वच्छता रखनी होगी। तो जैसे शरीर की बाह्य स्वच्छता हमारे हाथ में है, वैसे ही शरीर की अंदरूनी स्वच्छता ये किडनी करती है। इसके प्रमुख 2 फंक्शंस कह सकते हैं हम, जिसे प्रमुख 2 कार्य करती है ये। सबसे पहले जो शरीर के हानिकारक या फिर विषैले पदार्थ जो होते हैं शरीर में, उन्हें पेशाब के रूप से ये बाहर निकालती है। और शरीर में पानी की मात्रा
तरल पदार्थ और खनिजों मतलब सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, इनका ये संतुलन बनाए रखती हैं। सामान्यतः जब हम देखते हैं तो स्त्रियों और पुरुषों में 2 किडनियां होती हैं और इनकी साइज के बारे में भी हम बात करेंगे तो किडनी 10 सेंटीमीटर लंबी, 6 सेंटीमीटर चौड़ी और 4 सेंटीमीटर मोटी होती है। राजमा की शेप की आती है। आजकल तो हॉस्पिटल की फाइल्स में सब लोगों ने किडनी की फोटो देखी ही होगी, तो अलग से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बट वो जो छोटी सी 10 सेंटीमीटर लंबी किडनी है जिसका वजन 150 से 200 ग्राम तक होता है, लेकिन अगर इसमें अगर कोई बीमारी हो जाए तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। अभी आपने कहा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है अगर कोई बीमारी किडनी की हो जाए जी, तो क्या आप बता सकते हैं कि किडनी की बीमारी के सामान्य लक्षण क्या होते हैं? मतलब अगर किसी को कोई लक्षण दिखते हैं तो कैसे पता चले कि ये किडनी की बीमारी है? सामान्यतः जो लक्षण की बात अगर हम करते हैं तो सूजन, चेहरे पे सूजन, पेट में सूजन, पैरों में सूजन या फिर पूरे शरीर पे भी सूजन ऐसे आती है। किडनी अगर कोई संकेत दे रहा है, अर्ली साइंस कहते हैं हम उसे किडनी फेलियर के, तो आँखों का जो निचला भाग होता है उसके इर्द गिर्द सूजन आती है जिसे हम पेरी ऑर्बिटल एडिमा कहते हैं। और ये यूजुअली जब पेशेंट सुबह सो के उठता है तो ये विजिबल होता है। अगर किसी को भी चेहरे पे ज़रा सी सूजन या पैरों में अचानक से सूजन आती है तो उन्होंने अलर्ट हो जाना चाहिए कि इनको किडनी से रिलेटेड कुछ तो प्रॉब्लम होता है। लेकिन सूजन एक ही सिम्टम को हम कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि कई बीमारियां ऐसी भी है जिसमें किडनी एब्सोल्युटली नॉर्मल होती है लेकिन फिर भी उन्हें सूजन आती है, जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक बीमारी है जिसमें स्वेलिंग की कंप्लेन देखी जाती है। और दूसरे लक्षण की बात अगर हम करते हैं तो अनीमिया। अगर किसी को प्रोलॉन्ग मतलब बहुत दिनों से अनीमिया की कंप्लेन है, दवाइयाँ ले रहे हैं, सब चीज़ ले रहे हैं, लेकिन अनीमिया अगर उनका रिकवर हो नहीं रहा है तो उन्होंने किडनी की जाँच करनी चाहिए। तीसरी बात, अगर कोई पेशेंट जैसे यंग है, 30 साल की उम्र है या 30 साल के कम आयु वाले जो होते हैं, अगर उनमें ब्लड प्रेशर हाई है तो जिसे हम उच्च रक्तचाप कहते हैं, ऐसे कंडीशंस में भी इस उम्र में यूजुअली ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। लेकिन अगर किसी में हाई ब्लड प्रेशर है तो हो सकता है कि उन्हें किडनी से संबंधित कोई बीमारी हो रही, जटिल बीमारी हो रही है। या फिर अचानक से एक जनरली ये देखा जाता है कि मछली, उल्टी, भूख ना लगना, ये भी एक लक्षण रहता है किडनी फेलियर का। मतलब किडनी से संबंधित अगर कोई, नॉट फेलियर, किडनी से संबंधित कोई भी बीमारी अगर हो रही होगी तो क्यों होती है मछली, क्यों होता है उल्टी? क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले ही बताया कि उनका जो प्रमुख कार्य होता है कि वो विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है। अगर किडनी के काम करने में वो फिल्टर का काम करता है हमारी बॉडी में, जिस तरह के घर में फिल्टर लगे रहते हैं, उसमें 3-4 फिल्टर्स होते हैं और फिर उसके बाद हमें स्वच्छ पानी मिलता है, उसी तरह से तो किडनी क्या करता है, खून और पेशाब, इनकी खून को प्यूरिफाई करता है और पेशाब के रूप से वो एक्सक्रीट करता है, शरीर से बाहर फेंकता है। समझ रहे हैं आप? तो वो एक तरह का फिल्टर ही है ना। तो उसमें वो क्या करता है, अगर उसका काम करने में उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई तो जो विषैले पदार्थ है वो बढ़ जाती है उसकी लेवल। किडनी में जो किडनी फंक्शन टेस्ट होती है उसमें यूरिया, क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटेशियम, बहुत ये 4 तत्व होते हैं। तो जो विषैले पदार्थ मतलब यूरिया की लेवल अगर बढ़ जाए उसे यूरेमिया कहते हैं और क्रिएटिनिन की लेवल अगर बढ़ जाए उसे एजोटेमिया कहते हैं, राइट। तो इनके लेवल्स अगर बढ़ जाते हैं तो उसके वजह से पेशेंट्स को जी मचलाहट शुरू हो जाती है, उन्हें भूख नहीं लगती है, शरीर पे खुजली शुरू होती है पेशेंट के। तो इसी वजह से वो खुजली आना शरीर पे, मछली, उल्टी, ऐसे सिम्टम्स भी आते हैं। कई बार पेशेंट्स में पतले दस्त भी होते हैं जिनको किडनी फेलियर की प्रॉब्लम होती है। या फिर पेशाब से संबंधित भी सामान्य लक्षण देखा गया है। मोस्टली अगर किडनी का कोई रोग पेशेंट को होता है तो पेशेंट की सबसे पहले पेशाब कम हो जाती है, पेशाब ही कम हो जाती है क्योंकि वो काम ही नहीं करती। जिस तरह से आपने देखा होगा फिल्टर से मैंने उसकी तुलना की है, घर का फिल्टर भी अगर खराब होता है तो वो पानी फिल्टर करके देता नहीं है, उसी तरह से किडनी में भी अगर कोई खराबी होती है तो एक तो एक्सक्रीशन हमारा हैम्पर्ड हो जाता है। एक्सक्रीशन मतलब जो पेशाब बाहर निकलती है वो कम हो जाती है। मतलब या शरीर की गंदगी जो है वो जब तक बाहर नहीं जाएगी तो आपको तकलीफ होनी ही है। तो ये सामान्यतः हम लक्षण देखते ही है। तो अभी जैसे आपने कहा कि जी मचलता है या खाना कम हो जाता है, फिर सबसे इम्पोर्टेंट कि सूजन भी होती है शरीर पर, तो ये सारी चीजें जो है वैसे नॉर्मली भी कभी कभार बीच बीच में इसका एक्सपीरियंस होता ही है हमें। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पेशेंट को या जिन्हें ये एक्सपीरियंस हो रहा है इन चीजों का, तो उन्होंने डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? मतलब कब इस बात को
नॉर्मली ना लेते हुए उन्हें ध्यान में आता है कि ये कुछ सीरियस बात है? अब वो डिपेंड करता है कि पेशेंट को वो कितने दिन से है। अगर पेशेंट को कंटिन्यू रिकरेंट मतलब सिर्फ 3-4 दिन का है और दवा खा के उन्हें बेटर लग रहा है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। लेकिन उनको बार बार आ रहा है, बार बार, जैसे 7 दिन की दवा ली लेकिन फिर भी वो रह नहीं रहा है, मतलब अपना शरीर भी एक इंडिकेशन देता है, राइट। उस इंडिकेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बार बार, आप 7 दिन की दवा ले रहे हो आपको फिर भी ठीक नहीं लग रहा है, आप 15 दिन की दवा फिर भी ठीक नहीं, तो ऐसी तो कोई बीमारी ही नहीं रहती कि 1 महीना दवा ले रहे हो फिर भी ठीक नहीं लग रहा है ना। तो तभी समझ जाना चाहिए कि अपने 1 महीने से ऊपर हो रहा है फिर भी हमें अगर आराम ही नहीं पड़ रहा है तो तुरंत जाँच करानी ही चाहिए कि हो सकता है कि किडनी की ही खराबी भी हो सकती है। अभी आपने जैसे कहा कि अगर दवाई लेकर ठीक लगता है तो उसे जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे ये जानना है कि ऐसे कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोग हैं जिन्हें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, या ऐसी कोई बीमारी अगर आप फेस कर रहे हैं जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, इस टाइप का कुछ है तो उन्हें ज़्यादा ध्यान देना, ऐसा कुछ होता है किडनी से रिलेटेड? परीक्षण की अगर हम बात करते हैं तो जैसे सामान्य लक्षण मैंने आपको पहले बताया है वो लक्षण तो है, और डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा, मधुमेह भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा भारत में पाने वाला, अपने भारत देश में बहुत ज़्यादा पाने वाला एक डिसऑर्डर है। आज हर किसी को डायबिटीज़ होता है, ऑलमोस्ट देखा जाए तो हर घर में डायबिटीज़ का मरीज़ है। तो डायबिटीज़ बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक टाइप 1 डायबिटीज़ और एक टाइप 2 डायबिटीज़। सो टाइप 1 डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं और उसमें उनका ब्लड शुगर अगर कंट्रोल में नहीं है तो उन्हें किडनी की इन्वॉल्वमेंट होने की आशंकाएं होती है। जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उन्हें कम से कम 20 साल के अंदर या 20 साल तक के किडनी की इन्वॉल्वमेंट होने के चांसेस होते हैं, और टाइप 2 डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उन्हें कम से कम 8 से 10 साल के भीतर किडनी की इन्वॉल्वमेंट होने के चांसेस होते हैं। तो इस चीज़ से अगर उन्हें बचना है तो उन्होंने रूटीन अपना ब्लड शुगर चेकअप करते रहना चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए कि मेरी ब्लड शुगर जो भी कुछ है वो कंट्रोल में है भी या नहीं है, राइट। थर्ड थिंग, हाइपरटेंशन, जैसे मैंने बोला था उच्च रक्तचाप, सामान्य लक्षणों में हमने ये किया था, डिस्कस किया था। सो 30 की आयु है, ये यंगस्टर्स कोई है या फिर 60 प्लस या 50 प्लस के जो जिनमें अनकंट्रोल हाइपरटेंशन, बीपी कहते हैं जिसे, ब्लड प्रेशर की बीमारी, राइट, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन भी है, तो उनको भी किडनी की इन्वॉल्वमेंट होने की आशंकाएं होती है इन फ्यूचर अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है तो। अगर नॉर्मल लिमिट जानना चाहेंगे ब्लड प्रेशर की तो जिसको ब्लड प्रेशर पहले से है उनका 130/70 तक के हम लोग देखते हैं, तो इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। इससे ऊपर अगर कॉन्सिक्वेंटली उनका ज़्यादा है, क्योंकि बहुत से बीपी के पेशेंट बोलते हैं मैडम हमारा 150 या 160 ब्लड प्रेशर नॉर्मली रहता है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। आप जिसको नॉर्मल बोल रहे हैं पेशेंट, वो तकलीफ दे, वो आपकी किडनी भी धीरे धीरे, साइलेंट किलर्स कहा गया है मधुमेह और उच्च रक्तचाप को, डायबिटीज़ हाइपरटेंशन जिसे कहते हैं मेडिकल टर्म में उसे, राइट। या फिर और किसी को अगर जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री में किसी को किडनी का इन्वॉल्वमेंट है, किडनी डिसऑर्डर है, वो लोग भी हाई रिस्क में है, उन्होंने भी अपनी रूटीनली किडनी की जांच करते रहनी चाहिए। 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग, उन्होंने किडनी की तरफ ध्यान देना है। या फिर अगर किसी को पेन किलर्स लेने की हिस्ट्री है तो पेन किलर्स यूजुअली कौन लेते हैं, जिनको फ्रैक्चर हो चुका है, एक्सीडेंट वाले पेशेंट, या फिर बहुत से लोगों को टेंडेंसी होती है थोड़ा सा सर दर्द वगैरह होता है तो बहुत दर्द निवारक गोलियां लेते रहते हैं, है ना, कैजुअली लेते हैं, लेकिन उनको ध्यान में ही नहीं आता कि ये सब गोलियों के वजह से आर्थराइटिस के भी पेशेंट आते हैं इसमें। आर्थराइटिस के पेशेंट्स का भी पेन बहुत ज़्यादा होता है, राइट, तो वो लोग भी दर्द निवारक गोलियां बहुत लेते हैं। इन फ्यूचर फिर जब उनको वो सामान्य लक्षण आने लगते हैं, जी मछली, सूजन वगैरह, तब पता चलता है कि अरे अपना किडनी भी खराब हो चुका है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि अपनी मर्जी से हम जो भी दवाई का सेवन करते हैं वो गलत है, क्योंकि आज हमें वो आसान लगता है, हमारा छोटा मोटा जो दर्द है वो अपनी मर्जी से ही दूर करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो एब्सोल्युटली गलत है। हाँ, उसका इफेक्ट कहाँ से कहाँ ले जाता है। जी। अब आपसे ये जानना है कि ये सारी चीज़ें आपने जो बताई कि परीक्षण किसने करना चाहिए और किन लोगों ने ज़्यादा ध्यान देना चाहिए किडनी की तरफ, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि किडनी की हमें जो बीमारी है उसका निदान कैसे किया जाता है, या कौन सी टेस्ट करवाई जाती है जिससे पता चलता है किडनी की बीमारी के बारे में? जी, किडनी को मैंने आपको पहले बताया था, इसे फिल्टर कहा जाता है, राइट, और पेशाब को ये बाहर फेंकता है। तो किडनी की जो संरचना होती है, जैसे 2 किडनियाँ होती है, 2 किडनियों को एक ट्यूब्यूलर से, जिसे हम यूरेटर कहते हैं, उससे चलते हुए यूरिन एक मूत्राशय मतलब बैग की तरह होती है, उसमें जमा होता है, राइट, और फिर वो यूरेटर
जो अपनी यूरिनरी ब्लैडर है, मूत्राशय जिसे कहते हैं, उसमें जब वो भर जाता है, राइट, फिर उसमें से यूरिन पास होता है। तो ये जो पूरा किडनी की बीमारियां अगर हम बात करते हैं तो किडनी की तो है, ऊपर उसके साथ साथ ये जो मैंने पाथवेज बताई है आपको, राइट, ये जो मार्ग बताए हैं, यहाँ से पेशाब आती है, इनसे भी रिलेटेड बीमारियां होती है जिसकी वजह से किडनी खराब होती है। और जांच अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हम पेशाब की जांच के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही सस्ता, सरल और कोई भी कर सकता है पेशाब की जांच। और इनिशियल फेज में पेशाब की जांच करनी चाहिए, जिसमें यूरिन रूटीन कहते हैं डॉक्टर्स यूजुअली। तो यूरिन रूटीन में हम बेसिकली क्या देखते हैं? एल्ब्यूमिन देखते हैं, शुगर देखते हैं, और कोई पस मवाद है क्या पेशेंट को। तो जैसे ही यूरिन रूटीन की रिपोर्ट आती है, अगर उसमें मवाद है, पस सेल्स है, तो पता चल जाता है कि कुछ तो इन्फेक्शन है। यूरिन का भी अगर किसी को कंटिन्यू इन्फेक्शन होता है तो वो किडनी को एक खराबी करता ही है, राइट। किडनी में सेप्सिस हो सकता है, बहुत से ये जो मैंने पाथ भी बताया आपको, यूरेटर से लेके बैक से लेके पूरा यूरेथ्रा से, जहाँ से यूरिन बाहर निकलती है, ये सारे ये जो पूरा रास्ता है इसे भी खराब कर सकता है इन्फेक्शन। उसलिए यूरिन में मवाद का देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ हम शुगर देखते हैं। अगर किसी को यूरिन रूटीन में शुगर बढ़ा हुआ है, इसका मतलब वो शुगर जो डायबिटीज़ है उसका अनकंट्रोल्ड है और उसका जो असर है वो किडनी के ऊपर हो रहा है। तीसरी चीज़ हम एल्ब्यूमिन या प्रोटीन देखते हैं। प्रोटीन की मात्रा यूरिन में, अगर किसी को प्रोटीन लीक हो रहा है तो डेफिनेटली किडनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है पेशेंट को। तो फिर उनका 24 आवर यूरिन टेस्टिंग किया जाता है और प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो भी देखा जाता है। अगर वो बड़ा होगा तो उसके आगे की जांचें भी होती है और उसके किडनी से रिलेटेड एक बीमारी का निदान किया जाता है। ये तो सिर्फ पेशाब का है। अगर मवाद रहता है तो यूरिन कल्चर भी किया जाता है, यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी, राइट। उसमें पता चलता है कि किस टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या क्या है। पेशाब का हो गया। पेशाब में अगर ये सारे फैक्टर्स पता चल जाते हैं, अगर शुगर है, ट्रेसेस है, तो फिर बाद में ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हम करते हैं। ब्लड इन्वेस्टिगेशंस में बेसिकली किडनी फंक्शन टेस्ट की जाती है, किडनी फंक्शन या फिर रीनल फंक्शन टेस्ट भी उसे कहते हैं, जिसमें हम क्या देखते हैं? यूरिया, क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटेशियम, राइट। तो यूरिया जो रहता है, अगर किसी को किडनी मतलब जो फिल्टर से हमने कंपेयर किया उसमें कोई खराबी आ गई है तो डेफिनेटली जो विषील डेंजरस पॉइजनस सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस की लेवल बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो यूरिन से पास ही नहीं हो रहे हैं, किडनी प्रॉपर फिल्ट्रेशन ही नहीं कर रही है, सही है। तो यूरिया बढ़ जाता है, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ निकलता है, सोडियम कम होता है या बढ़ जाता है, या फिर पोटेशियम भी बढ़ जाता है। और जैसे ही ये बढ़ जाता है तो उसके फिजिकल सिम्टम पेशेंट को आने शुरू हो जाते हैं, जैसे जी मचलाहट, शरीर पे खुजली आना, पतले दस्त होना, उल्टियाँ होना। ये ब्लड इन्वेस्टिगेशंस में हमें पता चलता है। फिर रेडियोलॉजिकल भी इन्वेस्टिगेशंस काफ़ी सहायक होते हैं हमारे लिए, जैसे सोनोग्राफी में किडनी की साइज़ पता चलती है। शुरुआत में मैंने आपको किडनी की साइज़ बताई थी, 10 सेंटीमीटर लंबी, 6 सेंटीमीटर चौड़ी और 4 सेंटीमीटर मोटी। तो अगर कोई किडनी फेलियर का पेशेंट है तो उसकी किडनी की साइज़ छोटी हो जाती है, कॉम्पैक्ट हो जाता है, छोटी हो जाती है। तो इसके लिए EGFR करके एक टेस्ट होती है। EGFR मतलब फिल्टरेशन रेट आपके किडनी का कितना है वो पता चलता है। बहुत से पेशेंट का 10, 15, 25 ऐसा, मतलब इतना % ही आपका किडनी फिल्टर कर पा रही, इतना कम हो चुका है फिल्टरेशन रेट। तो किडनी की साइज़ अगर छोटी होती है, इससे भी हम निदान करते हैं कि अरे किडनी फेलियर की तरफ पेशेंट जा रहा है। एंड या फिर उसका स्टेज भी सोनोग्राफी में पता चलता है, ESRD, एंड स्टेज रीनल डिजीज़, लास्ट स्टेज कौन से स्टेज का किडनी फेलियर है, ये भी रेडियोलॉजी में पता चल जाता है। या फिर निदान किडनी की बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं तो एक्सरेज भी की जाते हैं। अगर किसी को पथरी होती है किडनी में तो वो एक्सरे में विजिबल हो जाती हैं। तो मतलब छोटी सी है हमारी किडनी, पर कितनी महत्वपूर्ण है। और उस छोटी सी किडनी में अगर कहीं भी थोड़ा सा भी कुछ ऊंच नीच होता है तो वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। एग्जैक्टली है ना। आपसे ये जानना चाहूंगी कि हम लोग जो सामान्य हैं उनके लिए किडनी की बीमारी मतलब किडनी फेलियर, ये एक ही हम जानते हैं, बट आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसा मतलब किडनी की बीमारियों के बारे में, किडनी फेलियर के अलावा और भी तो कुछ होता होगा, कोई बीमारियां होती है, तो कैसे इनके बारे में भी आप बता सकते हैं। किडनी के मुख्य रोगों की अगर हम बात करते हैं तो दो इसमें उसे डिवाइड करते हैं, एक मेडिकल रोग और एक सर्जिकल रोग, राइट। मेडिकल रोग में आता है किडनी फेलियर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जो मूत्राशय का या फिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी कह सकते हैं हम, उसमें संक्रमण हो जाता है, राइट। और सर्जिकल में आते हैं पथरी होना, किडनी का कैंसर हो सकता है,
मूत्राशय का कैंसर बहुत जगह का हो सकता है, जो बैग बोला है वहाँ का कैंसर हो सकता है, किडनी का भी कैंसर होता है, ये सर्जिकल में आते हैं। अभी आपने जो बताया काफी बड़ी बड़ी बीमारियों के बारे में, पर जनरली जो सुनने में आता है वो किडनी फेलियर के केसेस इन दिनों काफी सुनने में आ रहे हैं। तो आपसे जानना चाहूंगे कि अगर आप किडनी फेलियर के बारे में थोड़ा विस्तार से बता सकते जी, जैसे मैंने आपको बोला था कि जो किडनी के जो प्रमुख कार्य होते हैं, पेशाब और खून को साफ करता है, पेशाब से बाहर निकालता है, राइट। अगर किडनी में खराबी होती है तो उसे किडनी फेलियर कहते हैं, क्योंकि जो विषैले और क्या बोला था मैंने, पॉइजनस तत्व जो भी कुछ होते हैं उसे किडनी बाहर फेंकती है शरीर के। तो किडनी फेलियर मतलब एक तरह से फेल होना, काम करना बंद करता है, पूरी तरह से काम करना बंद, या तो कम होता है या बंद हो जाता है पूरी तरह से, उसे ही फेलियर कहते हैं। और वो बंद होने के पीछे का कारण यही है कि वो जो विषैले पदार्थ है उसके लिए वो काम ही नहीं कर रहा है, उसे बाहर फेंकने के लिए कार्यरत ही नहीं है ना। और किडनी फेलियर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसे दो चीजों में डिस्टिंग्विश किया गया है, एक एक्यूट किडनी फेलियर और एक क्रॉनिक किडनी फेलियर, राइट। सो एक्यूट किडनी फेलियर ऐसा है कि मतलब इसको आपने सही समय में जल्दी अगर इसका निदान कर लिया तो ये ठीक भी उतनी ही जल्दी होता है, राइट। मतलब बेसिकली अगर किसी को दस्त उल्टी हो रही है, डिहाइड्रेट हो गया पेशेंट, तो उसका क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, थोड़ा सा किडनी का जो काम करने की क्षमता है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है ना। मलेरिया, अगर किसी को मलेरिया हो गया है, मलेरिया का हिस्ट्री है, वैसे पेशेंट कोई दर्द निवारक गोलियां बहुत ले रहे हैं जिसे NSAID कहते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, NSAID की हिस्ट्री किसी को है, उन लोगों में क्रिएटिनिन, उनको एक्यूट किडनी फेलियर होने के चांसेस बहुत रहते हैं। किसी को सेप्सिस, अगर सेप्सिस हुआ होगा बॉडी में, ऐसे पेशेंट्स में किडनी फेलियर दिखता है, एक्यूट किडनी फेलियर। और क्रॉनिक किडनी फेलियर, जैसे मैंने बोला आपको, मधुमेह है, अनकंट्रोल ब्लड शुगर है, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर है, मतलब कंट्रोल में ही नहीं है, बहुत उच्च है, ऐसे पेशेंट्स में क्रॉनिक किडनी फेलियर देखा जाता है। फिर निदान करने पे उनको, या फिर उनको जब सिम्टम्स आते हैं तो पता चलता है सोनोग्राफी में कि किडनी की साइज पूरी कम हो चुकी है और काम करना पूरी तरह से बंद। सबसे पहला लक्षण यही होता है कि सूजन के साथ साथ पेशाब आना ही बंद हो जाता है, पेशाब आना बंद हो जाता है जी। और पेशाब बंद होने के मतलब हम कैसा है, एकदम से इस पर डायग्नोस नहीं कर सकते कि अगर पेशेंट का पेशाब बंद हो गया मतलब उसका किडनी ही फेलियर है। हो सकता है उसे पथरी भी हो, हो सकता है उसे पथरी भी हो, इसीलिए हमने डायग्नोसिस के बारे में पहले डिस्कस किया, राइट, कि इतने डायग्नोसिस होते हैं और इतनी छोटी सी जगह है वो शरीर के, राइट, बस उसमें इतनी सी जगह में इतने सारे डिजीजेस भी हो सकते हैं, है ना। तो पेशाब क्यों बंद हुई ये तुरंत फाइंड आउट करते हैं पहले कि कारण क्या है पेशाब बंद। और पेशाब बंद हुई मतलब पैरों में स्वेलिंग आती है पेशेंट के, पैरों पे स्वेलिंग, शरीर पे स्वेलिंग, तुरंत टेस्ट जब करते हैं तो पता चलता है कि पेशेंट का जो क्रिएटिनिन यूरिया बहुत बड़ा हुआ है। अभी जैसे आपने बताया किडनी फेलियर के दो अलग अलग प्रकार हैं जी, तो अगर किसी पेशेंट को डायग्नोस हो जाता है कि उनका किडनी फेलियर है तो उनका कैसे उपचार किया जाता है? देखिए, जो उपचार की बात हम करते हैं तो बेसिकली आजकल जो देखते हैं वो है हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांट, राइट। ये तीन बड़े बड़े उपचार है क्रॉनिक किडनी फेलियर के लिए। एक्यूट के लिए तो हॉस्पिटलाइज करके या फिर बेसिक कुछ ट्रीटमेंट देके ठीक कर देते हैं, जिस तरह से मैंने मलेरिया का उल्लेख किया, डिहाइड्रेशन का उल्लेख किया, आप उनको फ्लूइड दो वो ठीक हो जाएंगे। आप पेन किलर को ये प्रमाण कम कर दो या फिर थोड़ा सा जनरल कुछ ट्रीटमेंट दो, ठीक हो जाएंगे। लेकिन क्रॉनिक वालों के लिए हीमोडायलिसिस या तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट या पेरिटोनियल डायलिसिस, ये तीन ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो हीमोडायलिसिस मतलब क्या होता है? हीमोडायलिसिस मतलब एक मशीन के द्वारा शरीर के जो काम किडनी करती है, खून को साफ करना, किडनी का काम करना जब बंद हो जाता है तो एक मशीन के द्वारा खून को साफ किया जाता है, राइट। अब हीमोडायलिसिस अगर किसी को करना है तो उनको डबल ल्यूमन कैथेटर यहाँ से डाला जाता है गले से, राइट, या तो फिर हाथ में फिस्चुला बनाया जाता है, क्योंकि वो जो कैथेटर है उसकी ड्यूरेबिलिटी सिर्फ 1 महीने की होती है, पेशेंट उसे 1 महीने से ऊपर नहीं रख सकता है। तो उन लोगों को डायलिसिस लाइफ लॉन्ग बता दिया जाता है कि अब ये ऑर्गन फेल हो गया, इसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। उनको लाइफ लॉन्ग डायलिसिस के लिए बताया जाता है और फिर उसके लिए आपको फिस्चुला बनाना पड़ेगा, कहते हैं हाथ में फिस्चुला, राइट। और उस हाथ में फिस्चुला की मदद से यहाँ से सुइया लगा के मशीन में पूरा शरीर का खून निकलता है, मशीन में प्यूरिफाई होकर शरीर में वापस जाता है। इसे कहते हैं हीमोडायलिसिस। 4 घंटे का प्रोसीजर होता है ये, राइट। दूसरी चीज़ जो मैंने बोली है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस मतलब पेट में, पेट का जो अपना नाभि के नीचे का जो पेट का हिस्सा होता है, निचला हिस्सा, उस हिस्से में एक कैथेटर डाला जाता है, बहुत सारी छेद होने वाली एक सॉफ्ट सी ट्यूबुलर नली डाली जाती है पेट में और उसमें पानी भरा जाता है,
ठीक है, जिसे पेरिटोनियल डायलिसिस में पानी, उसके स्पेशल बैग आते हैं, CAPD बैग आते हैं उसके, तो वो फ्लूइड भरा जाता है पेट में, कुछ समय तक उसे रखा जाता है और फिर वो पेट से निकाला जाता है। तो जब वो पानी पेट से बाहर निकलता है तो उसके साथ साथ जो विषैले पदार्थ होते हैं, पॉइजनस थिंग है, वो सब पेट से बाहर निकल आती हैं। और थर्ड थिंग, किडनी ट्रांसप्लांट, जो मैंने आपको बोला है, मतलब किडनी का प्रत्यारोपण, किडनी निकाल के उसका प्रत्यारोपण कर दिया जाता है, राइट। तो ये अभी तक की ये उपचार पद्धति पेशेंट्स के सामने अभी तक रखी गई है। अभी आपने जो बताया, जाहिर है वो काफी दर्दनाक भी होता होगा जी। और मुझे ये आपसे जानना है कि ये ऐसा कितनी बार करना पड़ता होगा पेशेंट को, क्योंकि हम तो नहीं जानते ना, हमारे जो नेचुरल प्रोसेस है उसमें तो हर रोज ये प्रोसेस चलते ही रहता है जी। लेकिन आपने जैसे बताया मशीन द्वारा इसे कराया जाता है, तो ऐसा कितनी बार पेशेंट को करना पड़ता है और क्या ये सारी पद्धतियाँ सेफ है? क्योंकि मशीन के द्वारा की जा रही है, आप ट्यूब्स उसमें इंसर्ट कर रहे हैं, तो क्या ये सेफ है? सेफ्टी की बात मतलब हम करेंगे तो देखो, ये सारी बातें किसी से छिपी नहीं है। आज जितने भी लोग देख रहे होंगे, सब जो डायलिसिस वाले, उन्हें भी समझ ही जाएगा मैं जो भी बता रही हूँ, राइट। जो ऑप्शंस मैंने आपको बताया उपचार पद्धति के, हीमोडायलिसिस में पहले डबल ह्यूमन कैथेटर डाला जाता है, जिसका ड्यूरेबिलिटी सिर्फ 1 महीने का होता है। पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं अगर उसमें प्रॉपर तरीके से स्वच्छता नहीं की जाए। उसमें क्लॉट्स भी हो जाते हैं, राइट। क्लॉट्स तक आ जाते हैं, खून आना न आना, या फिर यहाँ पे गले की नली, वहाँ पे सेप्सिस हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट को बुखार भी आता है, राइट। बुखार आता है, हॉस्पिटलाइजेशन का ड्यूरेशन बढ़ जाता है ना। और वो मानसिक रीति से अगर देखा जाए तो पेशेंट के लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग होता है कि यहाँ पे गले के पास कुछ नली लगा के वो सर्वाइव कर रहा है। दूसरी चीज़ जो मैंने बताई हेमोडायलिसिस की, राइट। हेमोडायलिसिस में अगर हम कार्डियक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, आपने जो बोला कितने दिन तक लेना है, तो फेलियर बोल दिया मतलब उनको यही बता दिया जाता है कि ये आपको ज़िंदगी भर लेना है, ये बंद होने वाला नहीं है। हम क्रियाटिन को कंट्रोल में करेंगे लेकिन वो टेम्पररी रहता है। आप एक हफ्ते में 3 बार बेसिकली डायलिसिस किया जाता है पेशेंट का, हफ्ते में 3 बार 4 घंटे का डायलिसिस, राइट। पेशेंट को पहले ही बता दिया जाता है कि आपका इससे क्रियाटिनिन कम होगा, लेकिन वो वापस बढ़ जाता है क्योंकि किडनी फेलियर है, ऐसे बताया जाता है, राइट। तो उनको वो 4 घंटे का समय, मतलब जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो बोलते हैं वो 4 घंटे का समय मतलब हमारे लिए ऐसे रहता है कि बचेंगे या जाएंगे हम लोग, इस तरह से वो लोग बात करते हैं। तो जैसे मैंने नली के बारे में बताया, डबल ह्यूमन कैथेटर, वैसे ही फिस्चुला का भी होता है। कभी कभी फिस्चुला ब्लॉक हो जाता है, दूसरा फिस्चुला बनाना पड़ता है, कभी यहाँ बनाना पड़ता है, यहाँ फेल हो गया तो यहाँ बनाना पड़ता है, जहाँ पे बड़ी वेन्स होती है वहाँ पे बनाया जाता है फिस्चुला। सो हीमोडायलिसिस को अगर हम कार्डियक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो प्रोलॉन्ग्ड हीमोडायलिसिस की वजह से जो हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन है 2D इको में दिखता है वो कम होता है। हार्ट की जो क्षमता है, पंपिंग क्षमता है, वो कम हो जाती है। बहुत प्रेशर आता है, बहुत से पेशेंट बेड पर डायलिसिस के वक्त ही कार्डियक अरेस्ट से चले जाते हैं। मतलब हम एक चीज से निजात पाने जाते हैं जी, और कुछ दूसरा भी दूसरे उसके साथ की दूसरी बीमारियां भी आती, सिर्फ कार्डियक अरेस्ट की ही बात नहीं। पेशेंट का इम्यूनिटी भी बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड होता है ऊपर से, मतलब किडनी में ऑलरेडी पेशेंट जो किडनी होता है बहुत सारे हमारे बॉडी में हार्मोन्स भी बनाती हैं, एंजियोटेंसिन, एरिथ्रोपोएटिन, राइट। एंजियोटेंसिन ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, एरिथ्रोपोएटिन हेमोग्लोबिन कंट्रोल करता है ना। तो किडनी फेलियर मतलब उसके साथ साथ उनको एनीमिया भी रहता है। पेशेंट को डायलिसिस पे जाने के बाद इम्यूनिटी भी लो हो जाती, बार बीमार गिरते। उसके साथ आफ्टर डायलिसिस ऑफ पेशेंट को तो पेशेंट खड़े रहने की हालत में नहीं रहता, उनको एक पेशेंट का रिलेटिव आता है वो साथ में लेके जाता है। वीकनेस आता है, प्रोफाउंड वीकनेस आफ्टर डायलिसिस के बाद, वो कहीं जा ही नहीं सकते डायलिसिस के बाद, कहते हैं कि हम हिल भी नहीं सक पा रहे हैं डॉक्टर डायलिसिस के बाद, राइट। ऑन डायलिसिस ऑन बेड जब डायलिसिस शुरू रहता है तो पेशेंट का शुगर तक कम हो जाता है। इसी के साथ साथ किसी आप मशीन द्वारा किसी चीज़ अपने शरीर के पूरा ब्लड निकल रहा है, साफ कर रहे हो पूरे ब्लड को, पेशेंट हाई रिस्क में होते हैं कि वो HbS-Ag पॉजिटिव और HCV पॉजिटिव भी हो जाते हैं। ये एक तरह के वायरल इन्फेक्शन है हमारे बॉडी के, राइट। वो उस तरह से पॉजिटिव हो जाते हैं। कई पेशेंट का ये सर्वेक्षण में देखा गया है कि वो पॉजिटिव तक हो जाते हैं, राइट। तो ये होता है सिर्फ हेमोडायलिसिस। दूसरी बात हम पेरिटोनियल डायलिसिस की करते हैं,
जो मैंने दूसरा बताया था आपको, राइट, मतलब हीमोडायलिसिस जितने दिन हार्ट की क्षमता है उतने दिन करेंगे। जब हार्ट की क्षमता कम हो जाएगी, पंपिंग कम हो जाएगी, तो पेशेंट को कहा जाता है अब आप हीमोडायलिसिस नहीं करोगे, अब आपके लिए पेरिटोनियल डायलिसिस है। फिर पेरिटोनियल डायलिसिस में पेट में पानी भर के करते, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, और पेट में पानी भर के जो डायलिसिस हम करते हैं इससे संक्रमण का खतरा बढ़ा रहता है। संक्रमण को इन्फेक्शन कहते हैं इंग्लिश में। संक्रमण का खतरा बना रहता है, पेशेंट को त्रस्त हो जाते हैं पूरी तरह से। और तीसरा जो मैंने बताया था आपको ऑप्शन किडनी ट्रांसप्लांट का, एक नॉर्मल सा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। अगर आंखों में धूल चली जाती है, नॉर्मल सा छोटा सा धूल, कितना वो दिखता भी नहीं है, चला जाता है, तो क्या रिएक्शन देती है हमारी बॉडी? आंखों से पानी आना, तुरंत लाल हो जाना, हम हमारा काम छोड़ के पहले उसके पीछे लग जाते हैं। तो सोचिए पूरी किडनी अगर हम बॉडी में डाल रहे हैं तो आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, राइट। सबसे पहली चीज़ काफ़ी कॉस्टली है ये ऑप्शन। दूसरी चीज़ कि हमारी बॉडी जब तक कि उसको अडाप्ट नहीं करती तब तक कि आपको ट्रीटमेंट लेते रहना है, दवाइयाँ लेती रहनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रांसप्लांट कर लिया और आप एकदम नहीं, आप फ्री नहीं होते, आप फ्री नहीं होते जब तक कि आपकी बॉडी अडाप्ट नहीं करेंगे उसको, तब तक आप फ्री नहीं होते। अभी जो आपने बताया वो कहने के लिए ट्रीटमेंट है, लेकिन सुनने के बाद सही मायने में बहुत ही डरावना है। एग्जैक्टली। तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक सामान्य इंसान ये सारा कुछ नहीं चाहेगा अपनी जिंदगी में। अगर हमें किडनी की बीमारियों से बचाना है खुद को, तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? जी, हिंदी में कहावत है, अगर एक टाका हम सही समय में लगाते हैं तो आने वाले 9 टाकों से हम बच जाते हैं। जी। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हमेशा याद रखना है। हाँ, संतुलित आहार रहे, ठीक है, सक्रिय रहे, एक्सरसाइज करे, रूटीनली अपना चेकअप करे। अगर कोई धूम्रपान तंबाकू का सेवन करना है तो वो नहीं करना है। वजन को नियंत्रित रखना है, सामान्य के लिए मैं बता रही हूँ, वजन को नियंत्रित रखना है। अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखे, क्योंकि जो शो की दुनिया है, मैं इतना अच्छा खा रहा हूँ, मैं इतना अच्छा, वो सही में रहने दे, है ना। अपनी जो प्लेट है वो कलरफुल रखे, सारी चीज़ें रहने दे उसमें, है ना। जो भी जंक फूड है वगैरह वो हमारे भारत की संस्कृति का नहीं है। हमारे भारत की संस्कृति बहुत अच्छी है ना। जो भी भारत मतलब जो मैं आप जानते वेस्टर्न फूड जो भी कुछ है वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल ही है, चाहे वो जंक हो या कुछ भी हो, वो नहीं लेना है, राइट। और सेकेंड थिंग, अगर किसी को किडनी की बीमारी है या फिर किडनी या कोई क्रॉनिक बीमारी है, जैसे मधुमेह है, उच्च रक्तचाप है, हाइपरटेंशन, तो उन्होंने हमेशा रूटीनली चेकअप करते रहना चाहिए कि हमारा ब्लड प्रेशर एवरी मंथ करिए ना आप। ब्लड शुगर जो है एवरी मंथ, अगर अनकंट्रोल्ड है वो तो उसने तो एवरी मंथ करना ही चाहिए, एवरी 6 मंथ में, राइट। अगर ब्लड शुगर उनका कंट्रोल में है तो उन्होंने हर 6 महीने में या हर साल में अपनी ब्लड शुगर चेक करते रहने चाहिए, राइट। ब्लड शुगर के जो पेशेंट है, डायबिटीज़ के जो पेशेंट है, राइट, डायबिटीज़ के पेशेंट ने आंखों की जांच भी करते रहनी चाहिए, फंडोस्कोपी कहते हैं, वो भी करना चाहिए कि नियंत्रण में है या नहीं है। किडनी की जाँचें करती रहनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि टाइप 1 और टाइप 2 ये कुछ एक काल विधि के बाद किडनी के ऊपर अपना असर दिखाना शुरू करते हैं, इससे कोई बचता ही नहीं है, राइट। लेकिन अगर हम प्रॉपरली जांच करते रहे तो हम अपने आप को बचा सकते हैं, राइट। ब्लड प्रेशर अगर किसी को है, हाइपरटेंशन की अगर कंप्लेन किसी को है, तो उन्होंने अपना रूटीनली ब्लड प्रेशर चेक करते रहना चाहिए। यंग लोग यूजुअली कहते हैं 30 के साल के, हमें ब्लड प्रेशर चेक करने की क्या जरूरत है, ऐसे नहीं है। एग्जैक्टली, अपना रूटीन चेकअप हमेशा कराते रहे। जो डॉक्टर से, बहुत से लोग डॉक्टर के पास, अजीब लगता है कि हॉस्पिटल जाने से डर लगता है, डॉक्टर के पास विजिट करने से डर लगता है, ये क्या बात हुई? तो फिर आपके शरीर का निरीक्षण कैसे होगा अगर आप जाएंगे ही नहीं तो अपने शरीर का निरीक्षण करिए अच्छी तरह से, राइट। अगर जेनेटिक किसी को है, अनुवांशिकता, जैसे मैंने बताया था कि किडनी फेलियर का या फिर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन की जेनेटिक मम्मी पापा घर में किसी को भी होगा, तो अपना रूटीनली सालाना चेकअप आपने करना चाहिए। मैं तो ये भी एडवाइस करूँगी कि अपने बर्थडे के दिन अगर आप सालाना सारे बॉडी चेकअप करते हैं तो अपने बॉडी के लिए आप एक रिटर्न गिफ्ट दे रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात कही है आपने, और एक बहुत अच्छा आइडिया भी दिया है हमारे जन्मदिन के दिन अगर आप करते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है, गिफ्ट और ये सारी चीजें, खुशियां तो हम बनाते Exactly. हैं। एक ये भी खुशी मिल जाए हमें, अगर हमारे सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। जी। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है किडनी फेलियर के बारे में। आपसे अब पूछती हूँ कि कोई एक केस अगर आप हमारे साथ डिस्कस करना चाहे, या आपके किसी पेशेंट का अनुभव जो मॉडर्न होम्योपैथी से जिन्होंने ट्रीटमेंट लिया है किडनी फेलियर का, तो ऐसा कोई अगर अनुभव आप हमारे साथ शेयर कर पाए। किडनी फेलियर के बहुत सारे केसेस हैं हमारे पास, 1 साल के बच्चे से लेके तो 42 इयर्स का,
उनका भी केस हम डिस्कस करेंगे और एक 70 इयर्स के जो पेशेंट है उनका भी केस हम डिस्कस करेंगे। जो मैंने 1 साल के बच्चे की आपको बात कही है, जब उसकी मम्मी 7th मंथ प्रेग्नेंट थी, 6 एनुअल स्कैन में उनका पता चला था कि बच्चे की किडनी में प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी उनकी मम्मी ने कहा तक नहीं, आई विल टेक दिस चाइल्ड, मैं बच्चे को रखूँगी, राइट। जैसे ही बेबी का जन्म हुआ, यूरिया क्रिएटिनिन उनका बढ़ा हुआ था, उनको यही सजेस्ट किया था कि आप किडनी निकाल दीजिए उनकी। उनकी माता तैयार नहीं थी इस चीज़ के लिए, तो उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी से अप्रोच किया। वैष्णव व्यवहार नाम था उनका। मॉडर्न होम्योपैथी से उन्होंने आके मिले, हमने उनको ट्रीटमेंट भी दिया और वो बच्चा बहुत अच्छी नॉर्मल लाइफ जी रहा है। आज वो बच्चा 8 साल का है। बढ़िया, राइट। दूसरे हमारे एक पेशेंट है 42 ईयर्स के, रमेश लोंढे जी। मरीज का नाम रमेश लोंढे, उम्र 42 साल, सांगली के रहने वाले। पहली बार जून 2016 में परेशानी हुई, जी मचलने की, पेट दर्द की और भूख ना लगने की। मुझे शुरुआत में उल्टियां होना, जी मचलना जैसी परेशानी होती थी। अंदाजन जून 2016 से ये परेशानियां शुरू हुई और ये सब क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा था। तब घर वालों ने कहा कि पित्त वगैरह हुआ होगा, इसीलिए हो रहा होगा। लेकिन लगातार एक 10-12 दिन से मैं इसकी वजह से परेशान हो रहा था। उन्हें शरीर में बहुत कमजोरी आ गई थी, अपने आप चल भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने एलोपैथिक डॉक्टर से इलाज करवाना शुरू किया, फिर भी उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा यूरिया और क्रिएटिन बढ़ा हुआ है। उन्हें कुछ संदेह था, तो उन्होंने सबसे पहले सोनोग्राफी करवा लेने को कहा। सोनोग्राफी के लिए उन्होंने मुझे सांगली के एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में जाने के लिए कहा। टेस्ट के रिपोर्ट्स आ जाने के बाद उनके चिकित्सक ने उन्हें कहा कि उनकी बाएं किडनी 35 से 40% बिगड़ चुकी है। जुलाई 2016 के मरीज के रिपोर्ट्स के अनुसार उसका क्रिएटिनिन बढ़कर 8.5 हो गया था और ब्लड यूरिया बढ़कर 155 हो चुका था और हीमोग्लोबिन कम होकर 6.4 हो गया था। उनकी सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स देखने के बाद एक प्रतिष्ठित नेफ्रोलॉजिस्ट ने उन्हें कहा कि उनकी दोनों किडनियां निष्क्रिय हो चुकी हैं। डॉक्टर ने वो सारे रिपोर्ट्स देखे और उन्होंने कहा कि आपकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं। इसके बाद मरीज का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। बीपी चेक करने के बाद 250 पर मेरा बीपी पहुंच चुका था। डॉक्टर ने उस वक्त मुझे बताया नहीं कि मेरा बीपी इतना बढ़ चुका है। सिर्फ डॉक्टर ने इतना ही कहा कि इन्हें मैं तत्काल मीरज के नामांकित हॉस्पिटल में भेज रहा हूं, तो आप समय बर्बाद मत कीजिए, तुरंत एडमिट कीजिए। मरीज को 9 महीनों तक हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करवाना पड़ता, फिर भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं दिख रहा था। तुरंत तो मुझे किसी ने नहीं बताया, लेकिन थोड़े समय के बाद समझ में आया कि डायलिसिस क्यों करवाते हैं। डायलिसिस की प्रक्रिया शुरू हुई और बहुत ही दर्दनाक था वो सब। क्या बताऊं, 4 घंटों की प्रक्रिया थी वो, पर क्या करता, आखिर जान बचानी थी तो सहता रहा और 9 महीनों तक मेरा डायलिसिस लगातार चलता रहा। अब उन्हें ज्यादा लक्षण महसूस होने लगे, जैसे कि भूख पूरी तरह से बंद हो गई और कमजोरी बहुत बढ़ गई। आखिरकार डॉक्टरों ने उन्हें सुझाव दिया कि अब किडनी ट्रांसप्लांट ही मात्र एक उपाय बचा है। डायलिसिस में भी उन्हें बहुत परेशानी होती। फिर हमारे पड़ोसी ने हमें सलाह दी कि मॉडर्न होम्योपैथी कर, जो कि कोल्हापुर में स्थित है, वहां जाकर इनका इलाज करवा। अगस्त 2016 में मरीज ने मॉडर्न होम्योपैथी से इलाज करवाना शुरू किया और इलाज के 1 ही महीने के दौरान मरीज की तबीयत में बदलाव दिखने लगा। उनकी सारी परेशानियां एक-एक करके ठीक होती गईं और वे एकदम ठीक हो गए। और मुझे काफी फर्क पड़ा। मैं स्कूल में जो टिफिन लेकर जाता था, वो टिफिन भी पूरा खत्म करने लगा, पेट भर के खाता था। घर पर मैं बिल्कुल खा नहीं पाता था और इसी तरह फर्क दिखने लगा। और होम्योपैथी की दवाइयों से मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखने लगा। उनके नए रिपोर्ट्स के अनुसार उनका हीमोग्लोबिन बढ़कर 14.20 हो गया था, उनका क्रिएटिनिन 2.9 था और ब्लड यूरिया कम होकर 72 हो चुका था। मार्च 2017 से उनका डायलिसिस पूरा बंद कर दिया गया और अब उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की भी कोई जरूरत नहीं है।
अब मैं इस बीमारी से बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। खाना भी ठीक से खाता हूँ। जी नहीं मचलता, उल्टियाँ नहीं होती, बाकी कोई भी पेन नहीं होता। अच्छे से मैं मेरी जिंदगी गुजार रहा हूँ। मिस्टर लोंढे मॉडर्न होम्योपैथी के इलाज के बाद एक खुशहाल और स्वस्थ जिंदगी जी रहे हैं। ये मीरज के हैं और उन्होंने जब हमारे पास विजिट किया था, डायलिसिस पर पेशेंट थे, जब हमारे पास विजिट किया था, डायलिसिस से निजात पाने के लिए इन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी से मदद की गुहार की थी। जब हमारे पास विजिट किया था तब इनका यूरिया 155 था और क्रियाटिनिन 8.5 था और हेमोग्लोबिन 6.4 था उनका, जब हमारे पास उन्होंने विजिट की थी। ट्रीटमेंट शुरू किया, बहुत उल्टियाँ होती थी पेशेंट को, कमज़ोरी थी, डायलिसिस से मैंने कहा ही था पेशेंट कमज़ोर हो जाते हैं काफ़ी, राइट। पेशेंट ने विजिट किया, मेडिसिन भी ली, विद इन 1 मंथ पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। विद इन 1 मंथ पेशेंट को जो उल्टियों की तकलीफ थी, घबराहट होती थी, कमज़ोरी थी, एकदम कम हो गया। और हम हर महीने किडनी फेलियर के पेशेंट की हर महीने हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं मॉडर्न होम्योपैथी में। ब्लड टेस्ट करते हैं तो वो ब्लड टेस्ट में उनका यूरिया क्रिएटिनिन काफ़ी प्रमाण में कम होता नज़र आया। 70 साल के जो है जसबीर सिंह जी, चंद्रपुर के रहने वाले पेशेंट हैं, अपने नागपुर ब्रांच के पेशेंट हैं। पेशेंट जब हमारे पास आए थे, सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए आए थे, नेफ्रोलॉजिस्ट से मिले थे वो, तो नेफ्रोलॉजिस्ट ने उनको अर्जेंट हॉस्पिटलाइजेशन कहा था क्योंकि उनका यूरिया 222 था और उनका क्रिएटिनिन 10 था। क्रिएटिनिन की नॉर्मल रेंज 1.4 है, तो उनका क्रिएटिनिन 10 था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, पेशेंट का खाना बंद हो गया था, पेशाब की मात्रा एकदम कम हो गई थी, पतली सी धार आती है वो भी रुक जाती है, बोले डॉक्टर। स्वेलिंग नहीं थी पेशेंट को, स्वेलिंग नहीं थी, लेकिन पूरी तरह से वो एकदम टॉक्सिक लग रहे थे। टॉक्सिक समझते हैं आप, है ना, चेहरा पूरा उनका उतरा हुआ था, अजीब लग रहे थे। उनके वाइफ का एक ही कहना था, बलविंदर कौर जी का, उनकी वाइफ जो है, ये खाना नहीं खा रहे हैं, कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है। ऊपर से पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस थे, रूमेटॉइड आर्थराइटिस विथ कार्डियक, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, हार्ट में तक उनके ब्लॉकेजेस थे। तो कैसे करना है बोले ये पेशेंट को। आर्थराइटिस का हिस्ट्री था तो उन्होंने पेन किलर लिया ही होगा, राइट। लेकिन किडनी ख़राब हो गई है उनकी, बोले साइज़ कम हो गई है सब। उन्होंने हमसे कहा कि मैडम डायलिसिस बोला है लेकिन सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं। मुझसे ही बात हुई थी उनकी, तो क्या करें, आप हमें एडवाइस करें। मैंने उनको कहा देखिए आप 1 मंथ मॉडर्न होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लीजिए और फिर उसके बाद देखते हैं 1 मंथ के बाद पेशेंट कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। उन्हें मैंने प्रॉपर डाइट चार्ट दिया क्योंकि किडनी फेलियर में डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो डाइट चार्ट उन्हें देते हैं, उन्हें हर तरह के फल नहीं चलते, हरी पत्ती की सब्जियां वगैरह नहीं चलती हैं, है ना, तो वो बहुत उनको ध्यान रखना पड़ता है। और इतने सारे जोखिम के साथ साथ उनका हेमोग्लोबिन भी इम्प्रूव करना है, राइट। सो वो पेशेंट को मैंने एक ही कहा था कि 1 महीने का ट्रीटमेंट आप लेके देखिए और फिर बताइए कैसा लगता है आपको। वो मेडिसिन लेके गए, लेकिन हमें बिना बताए 15 दिन में उन्होंने चेक कर लिया क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं था। कहीं तो उनके मन में हिचकिचाहट थी कि मैं ये ट्रीटमेंट जो दे रहा हूँ, 222 मतलब बहुत ज़्यादा रेंज है यूरिया की, और क्रिएटिनिन 10। उन्हें ऐसा लग रहा था कि पिताजी को कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। 15 दिन में पेशेंट ने चेक किया तो 222 का जो यूरिया था वो उनका 92.5 हो गया। और उनका जो क्रिएटिनिन था 10 मैंने आपको बोला था, वो 5 पे आ गया। तुरंत पेशेंट ने मुझे रिपोर्ट भिजवाई। मैंने उनको कहा आपने क्यों चेक किया 15 दिन में? नहीं, बोले मैडम मन में बड़ा संकोच था लेकिन लगा कि नहीं आराम पड़ रहा है। मैंने कहा ठीक है 15 दिन बाद फिर से रिपोर्ट कीजिए। 15 दिन बाद की जो रिपोर्ट की उसमें उनका यूरिया 25.4 आ गया और क्रिएटिनिन 3 आ गया। 3 नॉर्मल रेंज नहीं है लेकिन 10 के कंपैरिजन में मेरे लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी। 3 हेमोग्लोबिन, 3 क्रिएटिनिन आना। बिल्कुल, क्योंकि 1 महीने के भीतर और जी, वो भी इतने कॉम्प्लिकेटेड केस जी, में, जी, जी, मतलब जिनको बाकी भी बीमारियां हैं, Exactly. और उसकी वजह से किडनी फेलियर का भी था, और इसमें आपने काफी उपलब्धि ही है ये। और जनवरी 2021 में ये पेशेंट ने अपने पास एनरोल हुए नागपुर ब्रांच में। फरवरी मतलब जनवरी के ही बीचों बीच उन्होंने वो 15 दिन की टेस्ट की। फरवरी का मेडिसिन लिया, फरवरी के अंत तक, 28 दिन का महीना था, फरवरी के अंत तक, आज भी मुझे याद है, पेशेंट ने रिपोर्ट भिजवाई और एक ही फ़ोन किया, मैडम पापा के सारे पैरामीटर्स नॉर्मल आ गए। और क्या चाहिए किसी मार्च में जसबीर सिंह जी मुझे मिलने आए ब्रांच में। उन्होंने कहा मैडम मैं खाना खाने लग गया हूँ, मेरा पेशाब अच्छा हो गया और पहली बात मुझे तंदुरुस्त लग रही है, अंदर से फिटनेस की फीलिंग आ रही है। ये सबसे बड़ी बात है जी, क्योंकि उनका एक मॉरल कॉन्फिडेंस भी आपने कहीं ना कहीं डेवलप किया है उन 15 दिन के रिपोर्ट्स में। पेशेंट फर्स्ट विजिट में मुझसे बात तक नहीं कर रहा था, बात भी नहीं की थी उन्होंने, कुछ भी नहीं कहा था, एकदम शांत बैठे हुए थे। और वही पेशेंट मार्च में उन्होंने हंसते हंसते मुझे
एक्नॉलेज किया कि मैडम मेरा किडनी ऑलमोस्ट नॉर्मल हो चुका है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मॉडर्न होम्योपैथी की। और आज का कार्यक्रम जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, उम्मीद है उन्हें भी ये चर्चा जो है वो डराने के लिए नहीं, बट कहीं ना कहीं अपना ख्याल रखना है, ये एक मैसेज देते हैं। अगली बार फिर किसी नए बीमारी के साथ उसके डिस्कशन पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए यूसी। संपर्क करें 198/C3 ई वार्ड, गीता मंदिर के नजदीक, कावला नाका, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। परामर्श और मार्गदर्शन के लिए हमारे अगले केंद्रों से संपर्क करें। रजिस्ट्रेशन ऑफिस कोल्हापुर, मुंबई, दादर, कालवा, खारघर, पुणे, धड़कवाड़ी, पिंपरी चिंचवड, हड़पसर, तलेगाव, नासिक, औरंगाबाद, नागपुर, सोलापुर, गोवा, म्हापसा, कर्नाटक, बैंगलोर, हुबळी, तेलंगाना, हैदराबाद, गुजरात, राजकोट, सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा, मध्य प्रदेश, भोपाल, इंदौर, जबलपुर।